बहुजनों में से SC ST में से वकील चाहिए। वकीलों बहुत ज़बरदस्त। एक पुलिस वाले के ऊपर केस करना है, एक नहीं वैसे तो कई हैं। इन्होंने कानून से खिलवाड़ किया है, कानून तोड़ा है। एविडेंसेस हैं, सबूत हैं तमाम किस्म के। इन पुलिस वालों को जेल भी भेजना है और इनकी नौकरी तो खानी है, पक्का नौकरी छीननी है इनकी, क्योंकि इन्होंने गैरकानूनी प्रक्रम किया है। शिकायत देने गया जब भी, और भी कुछ मामले ऐसे। एक है अजय प्रताप सिंह, इसे जेल भेजना परमानेंटली। कानून बहुत है, सबूत बहुत है, सच्चाई बहुत है, और सच्चाई के धरातल से इसे जेल भेजना है। इसने बहुत कुछ किया है, बहुत ढंग से कानून तोड़ा है इसने। सिर्फ कानून नहीं तोड़ा, इसने परिवार तोड़ा है, जेब में से पैसे छीने हैं, 1-2 रुपया नहीं छीने, प्लानिंग के साथ में लाखों रुपए लूटा है, ज्वेलरी लूटी है लाखों रुपए की, और इसे जेल भेजना है। इसका नाम है अजय प्रताप सिंह। अभी इसके कोर्ट से सम्मन जारी हुए हैं कुछ दिन पहले। उस केस में ये हीरो बनने का इसे बहुत शौक है, बॉन्ड बनने का शौक है, स्मार्ट बनने का शौक है, इसे फिजिकल फाइट का भी शौक है। मैं कहता हूँ इससे ये मेरे से एकांत में एक बार भिड़ ले। मैं भी अकेला, ये भी अकेला, ये भी निहत्ता और मैं भी निहत्ता, यानी अजय प्रताप सिंह भी निहत्ता और मैं भी निहत्ता। मैं तो हूँ ही हमेशा निहत्ता, और ये भी अकेला और मैं भी अकेला, और एकांत में सिंगल फाइट कर ले एक बार। इसकी सारी हेकड़ी निकाल दूंगा मैं। अजय प्रताप सिंह, इसे जेल भेजना परमानेंटली। इसने कानून तोड़ा है, बात सन 2007 की है, तारीख भी मेंशन है, जानबूझ के नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ कागज़ों में तारीख लिखी हुई है। इसने लूट खसोट करी है। इसने 2 नन्हे मुन्ने बालकों की मां को जबरन छीन के ब्राह्मण ठाकुर के हाथों में पहुंचाया है। मैं इतना समय इसलिए ले गया, मुझे भेद नहीं पता था, बहुत कुछ पता था लेकिन एक्चुअल नहीं पता था। एक्चुअल मीन्स वास्तविक हो क्या रहा है, ये मुझे 2021 को सडनली पता चलता है दिसंबर में। और उसके बाद जो लाइफ टाइम से इतनी त्रासदी हो रही है, इसने और नरेंद्र ठाकुर नाम के कुत्ते ने, इन दोनों ने मिलकर 24 साल जमकर बहुत सारे नाटक खेले हैं, और इसके पीछे बहुत सारे लोगों का हाथ है। टोटल जातिवाद का खेल है, और इस जातिवाद के खेल के चलते अभी भी त्रासदियां हो रही हैं बहुत सारी। अजय प्रताप सिंह को ये वहम है कि वो बच जाएगा, कानून उसे पूरा पता है, वो बच नहीं सकता। लेकिन जातिवाद की वजह से, ऊंची जाति होने की वजह से, मनुस्मृति के अनुसार वो ऊंची जाति में आता है, मैं नीची जाति में आता हूँ, ये बच जाएगा। इसे जेल भेजना है। मुझे वकील चाहिए, वकील बहुत सारे हैं, बड़े बड़े वकील हैं, लेकिन मुझे मेरे हिसाब का वकील चाहिए जो इसके खिलाफ एप्लीकेशन, एविडेंस मैं दूंगा अदालत में, तुम्हारी अच्छी खासी फीस भी मैं पे करूंगा। मैं शायद 2012 के बाद से लगातार वकील ढूंढ रहा हूं, मुझे एक परफेक्ट वकील नहीं मिल रहा। वकील वो जो नरेंद्र ठाकुर, अजय प्रताप सिंह के अपराध एविडेंसेस है। यहां सोशल मीडिया पे मैं इसका खुलासा नहीं करना चाहता। मुझे परफेक्ट वकील चाहिए, वकील वो जो इनको जेल भेज दे। कानून है, वे वकील नहीं चाहिए जो अजय प्रताप सिंह और नरेंद्र ठाकुर की वकालत करने बैठ जाएं। कानून है, प्रावधान है, अधिकार है, संवैधानिक है, बहुत सारे बारीकी खुलासे। मैं यहाँ एक हिंट दे रहा हूँ सबसे पहले, बहुत ही बढ़िया कानून है, और वो कानून है, अब ये 18 में ख़त्म हुई, 497 IPC 497 2018 में बीजेपी तंत्र और RSS के तंत्र लोगों का हाथ था, इसलिए इसी वजह से ये 497 IPC 2018 में ख़त्म की गई। इससे पहले 497 एप्लीकेबल थी,
मामला सन 2007 का है। चलिए इसको छोड़ देते हैं, इसमें मान लेते हैं, छोड़ देते हैं। अब आते हैं दूसरे उस पर, 494 आईपीसी 494 और आईपीसी 495। इसके साथ ही हिंदू मैरिज एक्ट, बौद्ध, सिख, जैन, ईसाई का नहीं पता, बौद्ध, सिख, जैन और SC ST, इन पर कौन सा मैरिज एक्ट लगता है? सिख धर्म से शादी होगी तो भी हिंदू मैरिज एक्ट एप्लीकेबल होगा कानून के अंतर्गत। बौद्ध धर्म से शादी होगी तब भी कानून एप्लीकेबल होगा हिंदू मैरिज एक्ट का। और यदि जैन धर्म से शादी होगी, जैन धर्म से, तो भी हिंदू मैरिज एक्ट एप्लीकेबल होगा। लेकिन आईपीसी, इंडियन पेनल कोड यानी भारतीय दंड संहिता के अनुसार 494 और 495 के अंतर्गत कानूनी कार्रवाई बनती थी, लेकिन इसने मामला गोल कर दिया, मामला ही रफा दफा कर दिया। और जिस अदालत में ये मुकदमा लगातार सन 2007 से लेकर आज तक सक्रिय है, वहाँ भी इस मामले को नज़रअंदाज किया गया। हालांकि सरकारी वकील ने सन 2014 में मेरे द्वारा पुलिस में और SC कमीशन में शिकायत दर्ज कराने के बाद में ये बोला, सरकारी वकील ने, इसमें जो भी कुछ फैसला होगा, डिसीजन होगा, उसने सिर्फ एक धारा बोली, 495, 494, ये धाराएं का नाम लिया उसने। इन धाराओं के अंतर्गत कानूनी कार्रवाई होनी थी, लेकिन ये 2014 में बोला था। और आज तक प्रोसिक्यूशन एविडेंस में है, सन 2013 से लेकर अभी 2023 चल रहा है, प्रोसिक्यूशन एविडेंस में है। अभी मामला निचली अदालत में ही चल रहा है, एक ही अदालत में चल रहा है लगातार सन 2007 से लेकर अब तक। और इस मामले को जानबूझकर प्लानिंग के अंतर्गत डिले किया गया, धीमा चलाया गया, सिर्फ हरासमेंट जारी रखने के लिए। एक खुलासा और कर दूं, मुझ पे एक फॉल्स एलिगेशन FIR के अंतर्गत लगाया गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि विरोधी और विपक्ष ने मुझे बाउंड करना था, ताकि मैं कोई किसी भी प्रकार का स्टेप ना ले सके। फर्जी FIR भी मेरे ऊपर इसलिए कही गई कि जो वो लोग कर रहे हैं इस फर्जी FIR के बाद में, वो मतलब इससे मैं बाउंडेड हो जाऊंगा और मैं उनके अगेंस्ट कुछ नहीं कर पाऊंगा। यहीं मैं पजल्ड, मुझे एक अच्छा खासा पजल पैक मिल गया और मैं परमानेंटली पजल्ड हो गया। मुझे कुछ समझ में नहीं आया हुआ क्या है, ऐसा कैसे हो सकता है, अदालत में नाइंसाफ़ी कैसे हो सकती है, पुलिस गैर कानूनी प्रावधान कैसे कर सकती है। मैं नंदकिशोर बोल रहा हूँ और मेरा मोबाइल नंबर यहाँ डिस्प्ले में यदि डाल सका तो ठीक है, अदरवाइज़ डिस्क्रिप्शन में और टाइटल में, वीडियो के टाइटल पे ज़रूर होगा मेरा मोबाइल नंबर 8766284334। वकील बहुत हैं। मेरे वकील ने अजय प्रताप सिंह को 2007 को जमानत के वक्त बोला था, ये जमानत कोर्ट के ऑर्डर से थी और जमानत देना एक कानूनी प्रावधान है। और इसी दौरान इसने बहुत सारी हरकतें करी थी जो गैर कानूनी थी, कानून से संबंधित नहीं थी। हस्बैंड मैं हूं, पति मैं हूं, लेकिन मेरे लिए नहीं बोला, ये मेरे से नहीं बोला। बताऊंगा, यहाँ थोड़ा सा दुश्मन को हिम्मत लेने की ज़रूरत नहीं है, विरोधी तत्वों को, क्योंकि एक्चुअल में सच्चाई का धरातल बड़ा गहरा है। ये टोटल जातिवाद हुआ था। ये 2007 में हुआ था। कुछ अजय प्रताप सिंह ने जातिवाद किया था और जातिवाद की वजह ये थी, वी आर एजुकेटेड, मैं एजुकेटेड हूँ, मेरे फादर एजुकेटेड हैं और साइंस स्टूडेंट रहे हैं। 47-48 के जन्मे, वो अपने टाइम में गाँवों में साइंस के स्टूडेंट रहे हैं अपने टाइम में। उस समय कोई साइंस का विद्यार्थी नहीं होता था और पहली पीढ़ी ने स्कूल एजुकेशन ली थी जातिवाद के कारण। मतलब जातिवाद का इतना वो था कि हमारी पहली पीढ़ी पढ़ी थी। मेरे ताऊजी जो है इंजीनियर रहे इधर हरियाणा में, और मेरे फादर दिल्ली में
सिविल डिपार्टमेंट में, कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट में, सीपीडब्ल्यूडी में सरकारी ठेकेदार रहे, बहुत बड़े। सालाना 3 करोड़ रुपए का 2010 तक का ये स्केल था कि सालाना 3 करोड़ रुपए का उनको मतलब जो है टर्नओवर करना था कंस्ट्रक्शन में, यदि सरकारी ठेकेदारी करनी है तो। और इस पैकेज को वो करते थे बड़े आराम से। भारत सरकार द्वारा सम्मानित व्यक्तित्व, अवार्डेड इन डॉक्यूमेंट्स, और पूरे डिपार्टमेंट में उनका अच्छा खासा नाम था। ई टेंडरिंग बाद में हुई है, 2008 के बाद से हुई है। इससे पहले ये टेंडरिंग डिपार्टमेंटल थी, यानी डिपार्टमेंट में ही होती थी, ऑफिशियल लेवल पर थी। तो यहाँ मैंने ये स्केल बताया है, स्टेटस क्या था। रही बात मेरे ससुराल वालों की, उन लोगों को कोई खास वो नहीं था, मनी वाइज वो हमसे बहुत ज़्यादा वीक थे। और ये शादी मैंने बहुत सोच समझ के और जानबूझ के एक गरीब घर से, एक गरीब लड़की से शादी करी थी। इवन उसके पास अपनी शादी का जो भी अरेंजमेंट था, उसमें भी उन लोगों को काफ़ी दिक्कत आ रही थी। और ये सब चीज़ों के लिए मैंने उन्हें बहुत पहले ही मना कर दिया था। हम दोनों की, मंजू और मेरी, कम से कम 8 महीने तक फ़ोन पर बात होती थी, रिश्ता तय होने के बाद में। ये एक अरेंज मैरिज थी, लेकिन हम फ़ोन पर बात करते थे। अरेंज मैरिज के बाद में, रिश्ता फिक्स होने के बाद में, मेरे घर में भी लैंडलाइन टेलीफोन था और उसके घर में भी लैंडलाइन टेलीफोन था। वो लोग मंगोलपुरी के 25 गज के मकान के रहने वाले। अगर मुझे ऑब्जेक्शन होता तो मैं उस घर में शादी क्यों करता, एक गरीब घर में शादी क्यों करता। तो हम दोनों फ़ोन पे बात किया करते थे। फ़ोन के दौरान बहुत सारे खुलासे हुए, बहुत सारी बातें सामने आई। इसी दौरान मैंने उसे रिश्ते के साथ ही कह दिया था कि एक तो ये मैरिज डॉरी लेस होनी चाहिए, दूसरा कोई हर्जा खर्चा करने की कोई ज़रूरत नहीं, हम एक सिंपली वैसी मैरिज कर लेंगे। लेकिन उन्होंने कहा हम तो अपने हिसाब से करेंगे और अपने तरीके से करेंगे। फिर जो शादी के दौरान सामान दिया जाता है, वो कहते हैं हम तो अपनी लड़की को दे रहे हैं, तेरे को थोड़ी दे रहे हैं, और जहाँ हमारी लड़की रहेगी, ये मेरी पत्नी मंजू का कहना था, जहाँ वो रहेगी वहीं उसका सामान रहेगा। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। इसके बाद में 2 बच्चे पैदा होते हैं मेरी बिना इच्छा के, मैंने मना कर दिया था। तो कहने का मतलब है बहुत सारे ऐसे बातें हैं। और इसने लाखों रुपया लूटा, अजय प्रताप सिंह ने। वो फाइल में उस समय मेरे सामने कुछ आधा अधूरा इसने इम्प्लीमेंट किया और कुछ आधा अधूरा नहीं किया, लेकिन फिर कह रहा हूँ एविडेंसेस है और अजय प्रताप सिंह को जेल भेजा जा सकता है। इसने अनेकों प्रकार के दुस्साहस किए। विशेष रूप से मैं ये बात कहना चाह रहा था, इतनी चोरी में बताना नहीं चाहता था, बेसिक्स मैं आगे बता रहा हूँ। यदि जो इस वीडियो को पूरा देख रहे हैं तो उनको पता चल जाएगा। इसमें थोड़ा दिमाग से उतर गया है। हाँ, मेन पॉइंट क्या था, मेरे वकील साहब MS यादव, जिसको देख के अदालत हिल जाती थी, जजों में दहशत हो जाती थी, क्योंकि अनलॉफुली चल रहा था ना सारा। तो लॉफुली प्रोसेस जब सामने आता था, यानी एज ए लॉयर के रूप में, वकील साहब के रूप में MS यादव जी वकील थे। और इन्होंने थोड़ा दिमाग से उतर रहा है, वो एक पॉइंट था, हाँ, अजय प्रताप सिंह के लिए बोला उस वक्त, जमानत के वक्त, अरे, और पुलिस को कॉल भी की गई थी, 100 नंबर पे, PCR पे कॉल करी, खुद MS यादव ने। इसकी क्या ज़रूरत आन पड़ी थी। फंस गया ना अजय प्रताप सिंह। मैंने कहा था ना मुझे कानून नहीं पता, लेकिन मैं पूरा कानून पढ़ लूँगा, दुनिया की सारी कानून की किताबें पढ़ लूँगा, कम से कम अपनी ज़रूरत के लायक तो जान ही लूँगा। बहुत देर से पता लगा। और तुम लोगों ने भी कोर्ट में कहा था हरामजादों कि SC ST को कोई भी बात बहुत देर से समझ में आती है, देर से समझ में नहीं आती, उससे सारी बातें छिपा ली जाती हैं, हाइड कर ली जाती है बड़े लेवल पर। उससे कोई भी इस बारे में कोई जिक्र नहीं करेगा, उसे बेचारे को पता ही नहीं चलेगा उसके साथ हुआ क्या है। तो इसको MS यादव यानी वकील, सुप्रीम कोर्ट का लॉयर, हाई कोर्ट का लॉयर, एक्सपर्ट, बहुत बड़ा वकील था, मामूली वकील नहीं था। और उस वकील ने ये कहा था, औरत देख के अजय प्रताप सिंह पागल हो गया, PCR को कॉल करी और पुलिस बहुत देर तक नहीं आई। जी हाँ, थाने के अंदर पुलिस को कॉल करनी पड़ी, थाने में ही खड़े होके, यानी थाना जो पुलिस डिपार्टमेंट का ही गढ़ है, वहीं से
पीसीआर कॉल की गई जमानत के दौरान ही, जब इसके ड्रामे ज़्यादा बढ़ गए अजय प्रताप सिंह के, तो अजय प्रताप सिंह के खिलाफ एमएस यादव साहब ने, वकील साहब ने पीसीआर पे कॉल करी और 2-2.5 घंटे तक पुलिस नहीं आई। और फिर एक पुलिस वाला आता है, तब अजय प्रताप सिंह को पहले प्यार से समझाता है, फिर थोड़ा सा उसको ललकारता है, भाई अजय प्रताप सिंह, मैं भी तेरे जैसा ही था, लेकिन अब मैं सुधर गया हूँ और ये कानून नहीं है। ये वर्दी की रेस्पेक्ट की जाती है, तेरी रेस्पेक्ट नहीं हो रही, तेरे शरीर की रेस्पेक्ट नहीं हो रही, ये वर्दी की रेस्पेक्ट की जाती है और तू इसको तौहीन कर रहा है। तो अजय प्रताप सिंह के खिलाफ क्या वकालतबाजी थी, क्या शब्दावली थी एमएस यादव की? एमएस यादव की एक वकील साहब हैं जो, उनकी वोकैबुलरी थी, उनकी शब्दावली थी, औरत देख के पागल हो गया, अरे कोई है, कहाँ मर गए सारे। यानी वो ये पीसीआर कॉल पे शब्द कह रहे थे, अरे इसने औरत नहीं देखी ज़िंदगी में अजय प्रताप सिंह ने। और ये कम से कम उस समय, जो मेरी आज उम्र है, इतनी उम्र का था, 48 से लेकर 55 साल के बीच का होगा ये उस वक्त, कम से कम 45 का ये था नहीं, ये अबाउट था, मोर देन था, यानी 47-48। और ये बातें मैंने 3 साल तक अदालत में भी बोली हैं और एज का अंदाज़ा लगभग सही था कि ये कम से कम 47-48 से लेकर 55 के आसपास का रहा होगा। खुद इसने भी मेरे से इसकी एज़ के बारे में पूछा, अंदाज़न मेरी एज़ कितनी होगी? मैंने कहा मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ, परफेक्ट तो नहीं, लेकिन वही 47 से 55 के बीच में है। तो अजय प्रताप सिंह को इस बार कोर्ट से सम्मन जारी हुए हैं फर्जीवाड़े केस के अंतर्गत, और इसमें जज साहब ने, महिला कोर्ट की जो जज है, उसने अभी तक बेचारी ने फाइल ही नहीं पढ़ी है, एफआईआर ही नहीं पढ़ी गई है उससे, दिखावे के तौर पे अभी उसने थोड़ी सी एक फाइल को पढ़ने की फॉर्मेलिटी पूरी करी। क्रॉस एग्जामिनेशन में इनके 4 गवाह झूठे अभी तक साबित हो चुके हैं। एडिशनल सेशन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ये पूरा केस सन 2007 से लेकर सन 2010 तक पूरी तरीके से झूठा साबित हुआ। मैंने इनके सारे फर्जीवाड़े के खिलाफ अपील कर दी थी और उस अपील में ये बहुत बुरी तरीके से चिढ़ गए थे और इन्होंने नाना प्रकार के षड्यंत्र रचे, जिसमें इन्होंने 5 हत्याएं डायरेक्ट कर दी हैं, 3 मेरे परिवार के और 2, एक मेरा साला और एक मेरा खास रिलेटिव बालाजी। जब मैं मेरी शादी का कार्ड देने, 24 साल क्यों बोल रहा हूँ बताऊँगा, जब मैं मेरी शादी का कार्ड देने राजस्थान जाता हूँ, राजस्थान में मेरे कुछ खास रिलेटिव है, तो ये बालाजी मोड़ पे मेरे एक रिलेटिव रहते हैं, उनको बस से कुचल दिया गया। कब 2011 में, डेट मंथ मुझे मैं भूल भाल गया हूँ, लगभग 2011 में उनको इन्होंने बस से कुचल दिया। जो जब ये मैंने कहा ना अपील करी थी तो चिढ़ गए थे, तो इन्होंने ये कहा था, ये उस समय मुझे वार्निंग दी थी, हम देखेंगे। कोर्ट के अंदर वार्निंग दी थी, कोर्ट के अंदर, जब मैं कानून नहीं जानता था, लॉ प्रोसेस नहीं जानता था, मुझे ये नहीं पता था ये लोग कौन हैं, क्या हैं, इस तरीके से क्यों बोल रहे हैं। कानून में अगर ऐसा होने लगा तो ऐसा हो नहीं सकता, ये हो क्या रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैंने डायरेक्ट जज को भी बोला, सब मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा, आज मैं कुछ नहीं जानता, लेकिन मैं जान जाऊँगा एक दिन। तो इससे पहले, अब इसे 24 साल का जो मैंने जिक्र किया है कि 24 साल क्यों बोले, वहाँ मुझे 4-5 लोगों ने छुरे से घेरा था जब मैं शादी का कार्ड देने गया था। ये मॉर्निंग का वक्त था, मैं अर्ली मॉर्निंग में पहुंच गया था। और जब भी मैं विज़िट करता हूं तो मैं नाइट विज़िट करता हूं और उसके बाद में मतलब मैं कि मॉर्निंग तक पहुंच जाऊं अपने गंतव्य तक। तो मैं वहाँ मॉर्निंग तक पहुंच गया था और मुझे बस से उतरते ही छुरे से घेर लिया गया था। 4-5 लोग थे ये, और इसमें मुझे बहुत अच्छी तरह चेहरा याद आ रहा है, ये नरेंद्र ठाकुर का था। 2021 में जब इसके फ़ोटोग्राफ्स, मुझे नरेंद्र ठाकुर के फ़ोटोग्राफ्स मिलते हैं, जिसकी कैद में मंजू इस वक्त है, इसका चेहरा मुझे अच्छी तरह याद है। इसके साथ में 4-5 लोग थे। इसने मुझे उसी दौरान, उस पहले साल में 2 बार घेरा था। एक जगह का मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, और 2 बार हुआ था इस तरह का सेम हमला मुझ पर। ये 4-5 लोग थे, मैं शादी के कार्ड देने गया था, सिर्फ मंजू जानती थी उस वक्त मैं कहाँ हूँ। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था बात क्या है, मैं जानता नहीं। मैंने सोचा ऐसे ही आवारा लोग होंगे, मुझे नहीं समझ में आया बात क्या है। ये बात उसी समय की है, मेरी अप्रैल में शादी हुई ना, मार्च अप्रैल, शादी के शायद कुछ दिन पहले ही मैं कार्ड देने गया था। 23 अप्रैल 2000 को, सन 2000 में मेरी शादी हुई थी। तो शादी से ये शायद 15-20 दिन पहले की बात है, जब मैं शादी के कार्ड देने राजस्थान गया था। बालाजी मोड़ पे जैसे ही मैं बस से उतरा, मुझे साइड में किया इन्होंने, बातों बातों में, भैया आपसे बात करनी है, और मुझे साइड में ले गए और छुरे से घेरा। मेरे हाथ में छोटा सा एक अटैची थी,
मैंने सोचा यही मारूंगा, मुझे बहुत खुंदक आ गई थी। मेरा थोड़ा गुस्सा तेज़ी है, मैंने वो अटैची को ही हथियार बनाया। मैंने कहा यही है मेरे पास में और यही पड़ेगी बस। और इसके आगे मैं नहीं कहना चाहता इसके बाद मेरी शब्दावली क्या थी। तो वहाँ से तो मैं निकल गया था और 2 बार इस तरीके से मुझे घेरा गया और नरेंद्र ठाकुर का चेहरा, जो आप फोटोग्राफ से ये चेहरा उससे मैच करता है हूबहू, यही था। और मंजू अब इसी की गिरफ्त में, 2 बच्चों की माँ इसी की गिरफ्त में। एविडेंस इसके अलावा और भी हैं, बहुत बड़ी एविडेंसेस मैंने यहाँ पे कह दी हैं। जो मुंह से बोला वो नहीं, जो मैंने कहा पीसीआर कॉल हुई थी। न सिर्फ इतना, आईपीसी 494 और आईपीसी 495 को नज़रअंदाज किया गया, जबकि 2018 तक ये जांच में मामला संज्ञान में लिया जा सकता था। जज का एफआईआर ना पढ़ पाना ही ये बहुत बड़ा अपराध है अपने आप में। अब केस तो देख लो, केस की सच्चाई तो देख लो। 18 साल से ये मामला, लगभग 18 साल होने को हैं, 5-6 महीने में 18 साल हो जाएंगे। तो बहुत बड़ी त्रासदी हुई है, हत्या प्रक्रम हुआ है, साजिशों के अंतर्गत सारे प्रावधान खेले गए हैं, लोगों को बहकाया और बरगलाया गया है। आज भी मैं जहां सोशल मीडिया बहुजन मूवमेंट में चलता हूं, जब इन्हें पता लगा हमने इसके सारे रास्ते ब्लॉक कर रखे हैं, ये चल कैसे लेता है, इतना काम कैसे कर रहा है, ये अच्छे हालात में कैसे आ रहा है, तो इनकी इस ब्लॉकिंग को मैंने तोड़ दिया था। और अभी इन्होंने फिर से रीब्लॉकिंग शुरू करी है। रीब्लॉकिंग कब से? 2021 से। 2021 से कैसे करी है? जब इनको नॉलेज मिली, इनसे रिलेटेड लोग यहाँ मेरे घर के आसपास एक्टिव हुए और उनको नॉलेज मिली ये तो सक्रिय है, एक्टिव है, तो इसलिए मुझे स्टॉप करने के लिए, ब्लॉक करने के लिए, इन लोगों ने स्टॉप नहीं ब्लॉक करने के लिए तमाम किस्म के षड्यंत्र खेले। अब इन लोगों के खिलाफ मेरे पास में एविडेंसेस है, वीडियो फुटेज, इनके तमाम घटनाक्रम मौजूद हैं। तो मैं एक ख़ास जगह कुछ ज़्यादा जा रहा था, वहाँ मेरी सोशल मूवमेंट थी और मेरे को रेगुलर जा रहा था, तो रेगुलर रूट पे इन्होंने वहीं पे एक हत्या करी थी मेरे परिवार के ख़ास इंसान की, और वहीं पर इनका कोई 60-70 लोगों का ग्रुप लाइनों में खड़ा हुआ मुझे टारगेट कर रहा था। इससे ज़्यादा मैं कहना नहीं चाहता। रेगुलर वीडियो फुटेज मेरे पास में मौजूद है। ना सिर्फ इतना, और भी बहुत कुछ, सिर्फ वॉच कर रहा था, जिसे कहते हैं घूरना। इससे मुझे कोई खास फर्क नहीं पड़ा। मैं तब भी सक्रिय था, उसके बाद भी सक्रिय हूँ और बहुत बुरी तरह से सक्रिय हूँ। लेकिन इन्होंने ये कोशिश करी, और भी बहुत मैटर्स है, मैं यहाँ सारी बातें, मैक्सिमम मोटी मोटी बातें मैं कह चुका हूँ। तो कानून को पूरा नज़रअंदाज किया गया है। और उस समय ये इतना चिढ़ गए थे जब इन्हें लगा ये गरीब कमज़ोर सा है, उन्हें लगा, मैंने बताया ना, इतना रहा है। अभी मैंने पता नहीं क्यों 2015 की भी कोई बात अगर कही है तो यहाँ, तो कहने का मतलब है इकोनॉमिकल लेवल पर मैं हमेशा बेटर रहा हूँ। और मनु में दहशत रही है इस बात की, मनुवादियों में, जिन लोगों ने ये मेरे खिलाफ केस इम्प्लीमेंट किया, फर्जी केस, और मेरी वाइफ को हैक कर लिया। मैं ये समझ नहीं सका, पूरे हालात को समझ नहीं सका। मामूली और सामान्य बातों की, रोज़मर्रा की घरेलू सामान्य जीवन जैसा सबका होता है, ऐसा ही मेरा भी था। और उसमें इन लोगों ने ये प्रावधान खेला। लॉ प्रोसेसिंग नहीं है, कानून नहीं है, कुछ नहीं हो सकता, लेकिन उसी दौरान से इन्होंने गैर कानूनी प्रावधान खेलना शुरू कर दिया था। ये शादी ही एक प्लानिंग थी, ये ऐसे ही होना था, इन्हें ये ऐसे ही करना था। मेरे खिलाफ ये एक प्लानिंग थी। मैं एक एक्टिव पर्सन हूँ, मैं आज भी नहीं रुक रहा हूँ। मुझे जहर दिया जाता है रोकने के लिए, तमाम किस्म के खौफ दिखाए जाते हैं। इस वक्त भी मैं घायल हूँ पॉइजनिंग के दौरान। मेरी इस समय मैं दिखाई दूँ कैमरा घुमा के, ये चाय पेंडिंग रखी हुई है, ठीक है, ये मैं पी रहा हूँ। लेकिन जब मैं यहाँ इस तरीके से कहने लगा, क्योंकि मेरी रातों की नींद गायब है, चैन गायब है 18 साल से, अभी नहीं, और मैं बहुत खुंदक में हूँ। बच्चे नन्हे मुन्ने थे, गोदी में थे, इसलिए मैं थोड़ा सा बच्चों के लिए पॉजिटिव हुआ था लाइफ के प्रति। मैं अभी भी पॉजिटिव हूँ, लेकिन ये जो मेरे साथ तिकड़म खेली गई है, इसमें मैंने जज को इतना कहा है, सिर्फ फाइल नहीं पढ़ी है, केस की सच्चाई नहीं पता,
यह आपके जीवन में घटित नहीं हुआ, समझे। और अजय प्रताप सिंह, तूने जो किया था वो तो तेरे साथ मैं करूँगा, ये मैं कोई आज पहली बार नहीं कह रहा, ये नहीं कह रहा कि अभी कह रहा हूँ, नहीं, मैं तो लगातार कई सालों से कह रहा हूँ। तुझे तो पता ही ना, मेरे हाथ में सोनी हैंडीकैम था, तेरी बहन ने तुझे बताया होगा। मनुवादियों में मेरे चमार के हाथ में कैमरा कैसे आ गया, ये हमसे बढ़िया कैसे, चमार टीवी पर कैसे दिखाई देता है, प्रिंट मीडिया में, स्क्रीन मीडिया में ये है क्यों। तो इनमें दहशत हो गई थी, मतलब चिढ़, ईर्ष्या, द्वेष की भावना के चलते इन लोगों ने अभी इस वक्त ये मुझे और मेरे बच्चों को ब्लॉक कर रहे हैं चारों ओर से। मेरे एससी सर्टिफिकेट का इंटरनल रिकॉर्ड गायब है, हार्ड कॉपी है मेरे पास में, और रिकॉर्ड झुटलाया नहीं जा सकता। तमाम किस्म की एविडेंसेस हैगी। मैं फिर कहूँगा एक बार, सिर्फ ऑडियो वीडियो एविडेंसेस नहीं होती, और भी बहुत किस्म की ऑडियो एविडेंसेस होती है। डॉक्यूमेंट के अलावा भी बहुत सारी एविडेंसेस होती है, डॉक्यूमेंट्स के अलावा। तो बहुत सारे इन्होंने सबूत गायब करने की कोशिश करी, मेरे कई मोबाइल भी इन्होंने चुरा लिए, और ये अपने आप को होशियार समझते हैं, स्मार्ट समझते हैं। इन लोगों ने हर चीज़ को एक अपराध घोषित करना चाहा जो कानूनी प्रावधान के खिलाफ है। तो ये मनु व्यवस्था के महामूर्ख धूर्त लोग हैं, और इसमें आरएसएस का बहुत बड़ा हाथ है। नरेंद्र ठाकुर आरएसएस से रिलेटेड है, अजय प्रताप सिंह भी आरएसएस से रिलेटेड है, और बहुजन मूवमेंट में भी अभी एक था कोई शंकर लाल समथिंग नाम का एक कैंडिडेट, जिसे मैं पर्सनली मिल के आया था। उसने मुझे कहा था, उसने मुझे अपने घर बुलाया, और वहाँ घर बुला के कहता है आरएसएस शामिल हो चुकी है, बहुजन बल्कि बन के बुलाया था, आरएसएस शामिल हो चुकी है बहुजन मूवमेंट में। यह आज से शामिल नहीं हो चुकी है, यह बाबा साहेब के टाइम से ही है, और मनुवादी इसी तरीके से काम करते आ रहे हैं बाबा साहेब के टाइम से। बीजेपी कांग्रेस है ही आरएसएस की पैदाइश। ये सारे एक हैं कहीं ना कहीं। 2018 मई जून राजस्थान में मैंने बहुजन समाज पार्टी के एक सामाजिक कार्यक्रम के दौरान मैंने इस बात को कहा था, आरएसएस एक सिक्का है जिसके दो पहलू हैं, बीजेपी और कांग्रेस। अदल बदल के ये बात मैंने सन 2007 में भी कही थी, जबकि मेरा कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं था, बस एक दिमाग है ना, सोचता है समझता है उस बात को। तो मैंने कहा ये कमाल है, भारत इतना बड़ा भारत है, इतने सारे लोग हैं, करोड़ों अरबों लोगों की आबादी है, यहाँ दो ही पार्टियाँ सत्ता में, और वही अदल बदल के आती रहती हैं। भाई वोट किसको दो, एक वोट का प्रक्रिया चला रखी है, या तो बीजेपी में जाएगा या कांग्रेस में जाएगा, और कोई आएगा ही नहीं नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर, मतलब राष्ट्रीय स्तर पर। तो ये राष्ट्रीय स्तर पर जो सरकारें आती हैं, ये या तो बीजेपी की आएंगी या कांग्रेस की आएंगी। बाकी इतनी सारी पार्टियां हैं, वो कोई नहीं आती, समझ में नहीं आता। तब मुझे बीएसपी के बारे में कम नॉलेज थी, मैं जानता ही नहीं था, मान्यवर साहिब कांशीराम जी के बारे में नहीं पता था, संविधान के बारे में नहीं पता था, बहुत सारी चीज़ें पता ही नहीं थी। 2017 के बाद पता लगी, और 2017 से मैं बहुजन मूवमेंट में एक्टिव हुआ हूँ। सोशल मीडिया पे तो मैं 2012 के बाद से कानून पढ़ने के दौरान ही एक्टिव होने लगा था, लेकिन ठीक ढंग से मैं 2016 से बहुत गहराई के साथ में 2016 से एक्टिव हुआ सोशल मीडिया पर, और उसके बाद में 2017 से मैं बहुजन मूवमेंट में एक्टिव हुआ। और थोड़ा सा कुछ बारीकियां दिमाग से उतर गई हैं कहते कहते, क्योंकि ये जो डिप्रेशन है, ये जो हालात हैं, ये डिप्रेशन उस तरह का नहीं है जिस तरह का मनु व्यवस्था को समझ में आता है। मैं चल रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, मैं जीत रहा हूँ, मैं खुश हूँ, मैं बढ़िया हूँ, मैं ठहाके भी लगाता हूँ, मैं खुश भी रहता हूँ। मैं तुम्हारे प्यादे अजय प्रताप सिंह को भी चैलेंज कर रहा हूँ, इसे फिजिकल फाइट में भी परास्त करूँगा, और इसकी बीवी से मेरा कोई चक्कर नहीं था, अजय प्रताप सिंह की बीवी से। बहुत छोटी सी बात बताता हूँ, मैंने इन लोगों को उस दौरान बोला, वहीं जमानत के समय फर्जी केस के अंतर्गत, कि भाई तुम में इतनी हिम्मत है तो तुम इसके दम पे क्यों उछल रहे हो, तुम में से डायरेक्ट भिड़ लो ना, तुम इसको छू के दिखा दो मेरे को। इन्होंने वाकई उसको छुआ, किसको, मंजू को, और उसका भाई खड़ा हुआ वहाँ देख रहा था, मैं भी देख रहा था।
मेरे परिवार के लोग भी वहाँ मौजूद थे और अजय प्रताप सिंह ने ये हिम्मत करी कि इसको छू के दिखाया मेरे को, मेरे सामने। मैं इसकी ये गलती कैद करना चाहता था और ये इसकी गलती कैद हो गई, बशर्ते मैं यहाँ सिर्फ इतना हिंट दूंगा, किसी ज़माने में मैं बहुत बड़े बड़े टीवी चैनल्स के लिए गुप्त रूप से स्टिंग ऑपरेशंस किया करता था। ये स्टिंग ऑपरेशन जो लोग करते हैं वो अच्छी तरह जानते हैं। आज के टाइम में कौन डेफिनेशन भी नहीं जानता, स्टिंग ऑपरेशन का मतलब भी नहीं पता लोगों को। मैं उस वक्त साइलेंटली स्टिंग ऑपरेशन करता था, ये एक साइंटिफिक लैंग्वेज मैंने यहाँ कह दिया, साइलेंटली स्टिंग ऑपरेशन करता था। किस वक्त? 2007 से पहले बड़े मीडिया के लिए, ठीक है। अब फिर मैं इसी क्षेत्र से, इसी फील्ड से हूँ, तो मैं एक एक बारीकी जानता हूँ इस फील्ड की। लेकिन कुछ लोग फ्रंट में आते हैं, कुछ लोग फ्रंट में नहीं आ पाते हैं। कहा न कि एक चलचित्र बनता है, एक मूवी बनती है तो करोड़ों अरबों रुपए की एक मूवी बनती है, तो हर व्यक्ति के बारे में थोड़ी पता लगता है ये मूवी बनाने में किस किस का हाथ है, किस किस का गहरा योगदान है। तो बहुत सारी बातें हैं। मनुवादियों को मेरा चैलेंज है, चुनौती है, अदालत से लेकर हर जगह। मैं छोड़ूंगा नहीं, माफ़ नहीं करूंगा, ना मैं रुकाऊं। मैंने जो अपनी हालत ख़राब कर रखी है ना इस वक्त, मेरे को जो सच हार रहा है, सच को ख़त्म करने की जो कोशिश की जा रही है, इस बात की बेसिकली चिढ़ है। इसीलिए ये दाढ़ी बढ़ रही है, इसीलिए बाल सफ़ेद हैं, इसीलिए मैंने अपने आप को हाल से बदहाल कर रखा है। मेरे ब्रेन सेट में सिर्फ यही रहता है, मेरे माइंड सेट से ये बात आउट ही नहीं होती कि ये जो त्रासदी हुई है, ये जो त्रासदियाँ लगातार बढ़ती जा रही हैं, ये जो नेचुरल हुआ है, जो होना नहीं चाहिए वो हुआ है, ये सब सारा ड्रामेटिकली। और अभी मेरे बच्चों को भी जब उन्होंने 12वीं पास आउट कर ली है स्कूल से, स्कूल में तो इनका जोर मैंने चलने नहीं दिया, बहुत महंगे स्कूलों में डाल दिया था इनको, दोनों बच्चों को, जिसमें एक बेटी है एक बेटा है। तो मनुवाद में इसकी बहुत दहशत रही, बच्चों को स्कूल आते जाते टाइम उन लोगों ने बहुत सताया है, स्कूल में भी सताने की पूरी कोशिश की है, लेकिन इतने महंगे स्कूलों में डाल दिया गया था कि जहाँ पेरेंट्स को भी जाने के लिए काफ़ी एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। पेरेंट्स भी अलाउ नहीं है स्कूल में ख़ास समय के अलावा, ठीक है। तो उनको भी 10 तरीक़ों से मतलब जो है चेक किया जाता है, तब जाके स्कूल में एंट्री होती है। तो ऐसे स्कूल्स में मैंने डाल दिया था कि वहाँ ये जो अपराधी तत्व हैं ये तो पहुँच ही नहीं पाएंगे, बहुत महंगे स्कूलों में। सिर्फ सुरक्षा के कारणों से, मुझे पैसा खर्च करने का शौक़ नहीं था, वो पैसा आज कहीं काम आता, लेकिन कोई बात नहीं, इससे बच्चे एजुकेटेड हो गए और हाईली क्वालिफाइड हो गए। नॉर्मल एजुकेशन नहीं है ये, बहुत हाई लेवल की एजुकेशन दोनों बच्चों ने की है। और 12th के बाद में जो है इनको ब्लॉक किया जा रहा है दोनों बच्चों को। दोनों बच्चे 12th पास आउट कर चुके हैं, एक बच्चे ने इसी साल करी है, और चारों तरफ से मनुवादियों की दहशतगर्दी चल रही है। जब बच्चे कास्ट सर्टिफिकेट के लिए यहीं पे द्वारका सेक्टर 10 में गए तो वहाँ उनकी ब्लॉकिंग की गई, मेरा मैनुअल रिकॉर्ड गायब कर दिया गया, इंटरनल रिकॉर्ड जो होता है डॉक्यूमेंट्स के अंदर, और कह दिया इसका रिकॉर्ड नहीं मिल रहा है, अभी आपका कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बन पाएगा। अब बच्चे को आगे एजुकेशन करने के लिए कास्ट सर्टिफिकेट की ज़रूरत थी। फादर का लग सकता है, लेकिन वो जो भी वजह है नहीं लग पा रहा है या जो भी है, लेकिन फिर कह रहा हूँ ये सब एक जानबूझ के किया गया है। और अदालत में कास्ट सर्टिफिकेट का भी जिक्र हुआ था, इन लोगों ने मुझसे वहाँ कुछ लिखवा लिया था। उस समय मेरी कानूनी नॉलेज बहुत कम थी, मौलिक अधिकारों की नॉलेज बहुत वीक थी। वीक क्या, पता ही नहीं था कुछ भी, बस इतना पता है ये सब गलत हो रहा है, अपराध हो रहा है, ये होना नहीं चाहिए, ऐसे तो किसी के साथ कोई कुछ भी कर ले। अब मनुवादी, जब मैं ऐसे तड़प रहा हूँ या मैं बता रहा हूँ या मैं अपनी मनुवादियों की पोल खोल रहा हूँ, अजय प्रताप सिंह की पोल खोल रहा हूँ, अजय प्रताप सिंह को जेल भेजने की बात कर रहा हूँ, तो ये अपने हिसाब की कहानी बनाते हैं। मेरी वोकैबुलरी को सुनने के बाद में ये अपने तरह की कहानी इम्प्लीमेंट करते हैं पूरे माहौल में। ये मेरी मजबूरी है, मैं फिल्म मीडिया से हूँ, मैं मीडिया से हूँ, तो जाहिर सी बात है मेरा माइंडसेट कुछ और है। वैसे मेरा नेचर साइंटिफिक है, बौद्धिक प्रवृत्ति का इंसान हूँ। चाहे मैं हिंदू धर्म में राम की पूजा करता था किसी ज़माने में, किसी ज़माने में हनुमान की पूजा करता था, कुछ भी करता था, लेकिन मैं मतलब बता रहा हूँ कि मैं बौद्धिक था शुरू से। किसी के विचार को अपने ऊपर हावी ना होने देना, अपनी बात को पूरा करना।
और मनु की जड़ें कमज़ोर तो मैं करके छोड़ूंगा पूरे भारत से। अब तो मैंने ठाना है, अब तो पता चला है, अब तो मैं एक्टिव हुआ हूँ। मेरे चेहरे का ये जो ग्लो आ रहा है ना, मतलब जो चेहरे पे इस हालात में भी, इतने दौर से गुजरने के बाद में भी, और मैंने रीमैरी नहीं करी है और ना कभी करूँ, ये मैंने अपनी पत्नी को भी कह दिया था। तो ये इसलिए बताया है कि भाई ये हालात हैं। मैं यहाँ इस समय मीडिया के माध्यम से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं किसी पे डिपेंड नहीं करता किसी भी लिए। तो अपने परिवार के अलावा, मेरे परिवार के अलावा मैं किसी पर किसी भी प्रकार से डिपेंड नहीं करता। बहुत एफर्ट्स लगाता हूँ, बहुत सारी कोशिशें करता हूँ, और इनको ये पता था ऑलरेडी। ये 7 साल मेरे साथ रह के गई है, तो मेरे सारे विरोधी तत्वों को और जिन जिन लोगों के संपर्क में वो आई, उन लोगों को सबको पता था ये रुकने वाला इंसान नहीं है, इसे रोकना नामुमकिन है। इसीलिए फर्जी एफआईआर में मेरे खिलाफ जो 4 लाइनें ऐसी लिखवा दी पुलिस के साथ में मिलके, और वो पुलिस वाला जिसने एफआईआर लिखी थी अपने हाथ से, वो अभी अभी झूठा साबित हुआ है कोर्ट में, अभी पिछली तारीख पे ही। वो उसके चेहरे की हवाइयाँ उड़ गई थी, उसे लगा ऐसी बहुत कुछ कर लेगा वो। लेकिन जब वकील साहब ने क्रॉस किया, और क्रॉस उस वकील ने किया जिसको केस की नॉलेज नहीं थी, यानी सच्चाई के धरातल पर पहले ही, मतलब कहते हैं ना, पहली बॉल पे ही आउट, वो हाल किया है। इसके अलावा तमाम किस्म की सैकड़ों हज़ारों एविडेंसेस हैं पूरे 24 साल की। सच को दफन करने की कोशिश की जा रही है मनुवादियों के एक फर्जी मुकदमे के दौरान, लेकिन ये हो नहीं सकता। मैंने ऊंची उड़ान भरनी थी, मैंने एक फिल्म स्टार बनना था, राजेश खन्ना की तरह, अमिताभ की तरह, शाहरुख खान की तरह। शाहरुख खान को तो मैं मानता ही नहीं था कुछ भी, क्योंकि वो मेरी उम्र का है, मेरी सिमिलर है, मतलब मेरे से 5-6 साल बड़ा होगा, 8-9 साल बड़ा होगा, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन उस टाइम का ही है वो भी। जब इसका नीम और फौजी सीरियल आ रहा था, उस वक्त मैं 9th क्लास में था, मुझे इतना याद है। 89 की बात है, 1989 की। तो उस वक्त हम इसका टीवी पे सीरियल देखा करते थे। तो ये सारी वजह हैं। मनुवादी बहुत खुश होते, वो सोचते मैं परेशान हो रहा हूँ। नहीं, मुझे झूठ से जीतना है, मुझे झूठ को परास्त करना है, मुझे सारी दुनिया को बताना है कि ये हुआ है और ये नहीं होना चाहिए, इसमें अपराधियों को सज़ा दी जाए। मैंने कंप्रोमाइज़ कर लिया था पुलिस केस डालने के बाद में जानबूझ के, और उस कंप्रोमाइज़ को जानबूझ के अदालत में रद्द कर दिया। पता है क्यों? 14 में, सन 2014 में। तभी सरकारी वकील ने बोला था इसमें 495 में मामला देखा जाएगा, 494 में मामला देखा जाएगा। सरकारी वकील उसी समय बस एक बार बोले थे, उसके बाद भी बोले थे ये ऐसे ही कर रखा है। अभी बोलते हैं, 1-2 बार बोल दिया है, कई बार, ये ऐसे ही कर रखा है। तो ये केस को बरगलाया जा रहा है, जानबूझ के सारा झूठ खेला गया है और अपराध की रक्षा हुई है इस फर्जी एफआईआर के अंतर्गत। 2 नन्हे मुन्ने बच्चों की माँ जो उस वक्त गोदी में थे, बात सन 2007 और 8 की है। नन्हे मुन्ने कितने छोटे होंगे? मेरे बेटे ने अभी पास आउट किया है 12th 12वीं क्लास, बहुत बड़े स्कूल से, नाम बता देता हूँ, ओपीजी वर्ल्ड स्कूल से। इस साल में इसी सेशन में पास आउट किया है। बहुत सारी स्कूल ट्रांसपोर्ट के बाद में मुझे पिक एंड ड्रॉप में बच्चों के लिए इतनी परेशानियां झेलना पड़ी हैं जिसकी कोई लिमिट नहीं रही। जानलेवा लिमिट्स, मतलब जानलेवा हालात को सामना किया है जानलेवा हालात का। मैं क्या बताऊं इससे ज़्यादा। मैं हूं गुड़गांवा, बच्चे की स्कूल की बस आ गई है स्टॉप पर, मैं सिंगल पेरेंट रहा और मुझे गुड़गांवा से यहाँ पहुँचना है। कभी मैं हूँ फरीदाबाद, कभी मैं हूँ गाज़ियाबाद, कभी मैं कहाँ, और मुझे 2:30 बजे यहाँ हर हाल में पहुँचना है। किस तरीके से मैं आता हूँगा 2 व्हीलर पर, तमाम त्रासदियों को झेलते हुए। इसमें मेरी पूरी आर्थिक व्यवस्था को पूरे 24 साल ब्लॉक रखने की पूरी कोशिश की है साजिशों के अंतर्गत। मैंने प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग का काम खोला, एक भी प्रोडक्ट मेरा सेल नहीं हुआ। प्रोडक्ट बढ़िया थे, मैं आज भी बना के दिखा सकता हूँ, सिर्फ कुछ ही मिनट में। मेरी बीवी के सामने मैंने ये जब बनाया, उसकी आंखों के सामने, तू कहीं से ट्रेनिंग लेके आ, चलो फिर लेके आ गया ट्रेनिंग, तो कोई अपराध हो गया? नहीं, तू इतना इंटेलिजेंट नहीं हो सकता, कमाल हो गया। फिर वो अपनी माँ को बताती, उसकी माँ बताती, नहीं कोई और ही है इसके पीछे जो इतना ये सफल हो जाता। मैं तो आज भी ऐसे ही चलता हूँ जब जैसा था, मेरी नेचर एंड टेंडेंसी रही है। जब भी मैं निकला हूँ बचपन से लेकर आज तक,
तब से लेकर आज तक मैं सफल होके लौटा हूँ। या तो मैं निकलता ही नहीं, और मैं निकल गया तो सफल होके ही लौटता हूँ। जिस कार्य से गया था कम से कम उसमें 60% सफलता लेकर लौटता। अब मनुवाद खेलेगा यहाँ से जानने के बाद में, लेकिन फिर भी मनुवाद ही रोएगा, रोना पड़ेगा मनुवाद को। तो ये तमाम बातें मैंने यहाँ कही हैं, और ना ही मैंने कोई भड़ास निकाली है, और ना ही मैंने कुछ ऐसा कहा। मेरा भड़ास निकालने से क्या मेरी इच्छा पूर्ति हो जाएगी? मेरी हार जीत में बदल जाएगी? जो मैं चाहता हूँ वो हो जाएगा भड़ास निकालने से? इसलिए मेरा भड़ास निकालने में कोई यकीन है ही नहीं। हाँ, जिस दिन अजय प्रताप सिंह मेरे हाथ से पीड़ित हो चुका होगा, पिटाई खा चुका होगा, उसकी आंख से आंखों निकल चुके होंगे, उसके मुंह से कर्राहट निकल जाएगी, उस दिन मुझे संतुष्टि होगी, उस दिन मुझे शांति प्राप्ति होगी, उस दिन मेरा नेचर शांत होगा, मैं शांत फील करूंगा, अपने आप को बढ़िया महसूस करूंगा। जिस दिन मैं 20,000 खरब डॉलर, रुपए नहीं खरब डॉलर भारत के अंदर कमा लूंगा, उस दिन मैं सोचूंगा मैं जीरो लेवल पर आ गया हूं। अभी मैं माइनस में हूं, जीरो लेवल पर आ गया हूं। ये है मेरी टेंडेंसी सोच, और ये तुम्हारे हिसाब से पॉसिबल ही नहीं हो सकता। मैं कहता हूं ये चुटकियों का काम है, ये कोई बहुत बड़ी बात है ही नहीं। ये मनुवादी रोते हैं, मैं कहता हूं मैं भारत की गरीबी दूर करूंगा। अबे तुम्हारे पास में प्लानिंग नहीं है, या मनुवाद छाया हो ना, इसलिए तुम्हारी प्लानिंग नहीं है, क्यों मनुवादी वो काम होने नहीं देंगे। तो हास्य व्यंग करके इसको ख़त्म करने की कोशिश है। मेरे पास बहुत बढ़िया प्लानिंग हैगी, मैं जानता हूँ, मैं काम कर चुका हूँ पहले, मुझे पता है हो जाएगा। जातिवाद के कारण नहीं हो पाया, लेकिन मैं कर लूँगा, फिर भी करूँगा, और अब जातिवाद के लेवल पे ही करूँगा। जातिवाद है इसीलिए होगा। अब कहते हैं ना कि दर्द को ही दवा बना लेते हैं, जहर को ही अमृत बना लेते हैं, तो वो मेरा नेचर बचपन से है। ये कोर्ट ने भी उस वक्त मान लिया था। 3.5 साल में यहाँ मुकदमा चला है, 2007 से लेकर 2010 तक। इस फर्जी मुकदमे के अंतर्गत तो मतलब खिलाफ मैं एक्टिव रहा। तो बहुत सारी बातें हैं, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो मेरा बचपन का सपना है कि अजय प्रताप सिंह और अजय प्रताप सिंह के लोग मेरा कुछ नहीं रोक सकते, कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जितना ये हुआ है, ये लोगों को बहका के, बरगला के, अभी हम बहका लेंगे, बरगला लेंगे। तुमने नेगेटिव किया, हमने पॉजिटिव करना है। तो जीत किसकी होगी? सच की होती है, अच्छाई की होती है, सच्चाई की होती है, ईमान की होती है, झूठ की नहीं होती। लोग वही मानेंगे ना जो उनके लिए बढ़िया होगा। वो क्यों मानेंगे जो बढ़िया नहीं होगा? और भी बहुत सारे तथ्य हैं जो मैं ये नहीं कहना चाहता, और कह के कोई फ़ायदा भी नहीं है। बहुत सारी वीडियोस में मैं कह चुका हूँ। फ़िलहाल इस वीडियो को मैं विराम देना चाहूँगा। जय भीम, जय भारत और जय संविधान। और ये भी मैंने इतना ज़्यादा मेरे अंदर आवेग था कि मैंने स्टैंड पे लगाने में टाइम लग जाता, तो वो टाइम आउट हो जाता जब ये वीडियो मैं इस तरीके से मेंशन करी है, बताया है आपको। तो बाय हैंड इस तरीके से, एक हाथ में मोबाइल है, एक हाथ में आप देख रहे हैं, इस तरीके से मैं बोल रहा हूँ।